सुप्रभात बच्चों, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक हिंदी के अध्याय 12 का अध्ययन करेंगे जिसका शीर्षक है क्रिया। तो चलिए पाठ को पढ़ते हैं और जानते हैं क्रिया के विषय में विस्तार पूर्वक। अध्याय 12 क्रिया। जिस शब्द से किसी काम का करना या होना समझा जाता है उसे क्रिया कहते हैं। तो बच्चों, क्रिया ऐसे शब्दों को कहा जाता है जो हमें किसी काम के करने या होने के बारे में बताते हैं। उदाहरण है, चिड़िया उड़ रही है, लड़की सुंदर है। तो यहाँ पर उड़ रही है और है, इससे क्या पता चल रहा है कि काम हो रहा है, और है से पता चल रहा है कि ये चीज है। ठीक है, अब मतलब किसी स्थिति को भी प्रदर्शित करती है बच्चों हमारी क्रिया। क्रिया के बिना हमारा वाक्य पूर्ण नहीं होता। क्रिया की परिभाषा से स्पष्ट है कि क्रियाओं को दो वर्गों में बांटा जा सकता है, करना या होना। करना क्रिया से किसी कार्य के करने का बोध होता है। इस वर्ग की क्रियाओं को कार्यवाची क्रिया कहकर भी संबोधित किया जाता है, जैसे चिड़िया उड़ती है, श्वेता गाती है। मतलब करना, जब यहाँ की काम को किया जाता है, ठीक है, काम को करा जाता है, तो इस वाली जो क्रिया है, जो इस प्रकार की क्रियाएं हैं वो कार्यवाची क्रियाएं कहलाती हैं। जैसे चिड़िया उड़ती है, श्वेता गीत गाती है। होना क्रिया से किसी वस्तु के अस्तित्व में होने का बोध होता है। इस वर्ग की क्रियाओं को अस्तिवाची भी कहा जाता है, जैसे यह गुलाब है, लड़की सुंदर है। बच्चों, होना में होता है कि कुछ चीज जो स्वयं होती है, जो कि प्राकृतिक रूप से होती रहती है, या फिर किसी चीज का अस्तित्व है, इसीलिए इनको अस्तिवाची क्रियाएं कहते हैं। इसीलिए इनको अस्तित्ववाची क्रियाएं कहा जाता है। जैसे यह गुलाब है, लड़की सुंदर है आ रहा है, अस्तित्व है यानी कि किसी चीज का। अब आता है धातु। क्रिया का मूल धातु है। धातु क्रिया पद के अंश को कहते हैं जो किसी क्रिया के प्राय सभी रूपों में पाया जाता है। तो मूल रूप यानी कि मूल रूप धातु है, और धातु से ही विभिन्न क्रियाओं के रूप बनते हैं। ठीक है, जो धातु ही होती है वही हर क्रिया रूप में रहती है। इसी से हम विभिन्न प्रकार की जो क्रिया रूप बनाते हैं वो होता है। जैसे पट है, पट क्या है? धातु है। उससे ही हम पट से ही हम पाठन, पठन ऐसे बना सकते हैं। ऐसे पढ़ धातु से पढ़ना, पढ़ाई, पढ़ता, ये सारे पद आते हैं। अब आता है परिभाषा। जिस मूल शब्द से क्रिया बनती है उसे धातु कहते हैं। जैसे लिख, पढ़, जागा, आखा आदि। मतलब मूल शब्द, क्रिया का मूल शब्द, जिसमें हम कुछ प्रत्ययों को जोड़कर क्रिया के विभिन्न रूपों को बनाते हैं, कारकों को जोड़कर क्रिया के विभिन्न रूपों को बनाते हैं। मूल धातु और ना प्रत्यय के योग से क्रिया का सामान्य रूप बनता है। जैसे लिख, जमाना, लिखना। मतलब जो धातु है ना, उसमें अगर हम ना प्रत्यय को जोड़ देते तो क्रिया का सामान्य रूप बन जाता है, जो हम ज्यादातर प्रयोग में लाते हैं। जैसे पढ़ना, लिखना, खेलना आदि। तो पढ़, जमाना, पढ़ना, लिख, जमाना, लिखना, ऐसे ही बनते हैं ये। अब आता है संज्ञार्थक क्रिया। ना प्रत्यय युक्त धातु का इसी रूप में भी प्रयोग किया जाता है। क्रिया के ऐसे प्रयोग को संज्ञार्थक क्रिया कहते हैं। तो हमने जो ना लगाकर सामान्य रूप बनाया ना क्रिया का, इसे संज्ञार्थक क्रिया कहा जाता है। इसी रूप में भी जब हम इसका प्रयोग कर देते हैं। जैसे उसे पढ़ना आता है, बच्चा अभी छोटा है, इसे बोलना नहीं आता। मतलब जो हमने ना प्रत्यय लगाकर जो क्रिया का रूप बनाया ना, सामान्य रूप, वही सामान्य रूप संज्ञार्थक क्रिया कहा जाता है अगर उसका प्रयोग वाक्य में होता है। अभी वह गाना सीख रहा है, किले में सैलानियों का आना जाना लगा रहता है। मूल धातु का प्रयोग प्राय सर्वनाम के मध्यम पुरुष तू के साथ धातु अपने मूल रूप में प्रयुक्त होती है। यह प्रयोग आज्ञा प्रदान करने के भाव में पाया जाता है। तो जो सर्वनाम का मध्यम पुरुष होता है ना, उसमें तू आता है। तो तू धातु के साथ, जो सर्वनाम है ना बच्चों, उसमें मध्यम पुरुष होता है, उसमें तू आता है, तू शब्द आता है, और उसके साथ जो धातु आती है वो अपने मूल रूप में आती है। ठीक है, इसमें आज्ञार्थक क्रियाओं का प्रयोग होता है, आज्ञा का भाव रहता है। जैसे तू लिख, तू उठ, तू आ, तू जा, तू सुन, तू चल। जब बस यहीं पर होता है मूल धातु का प्रयोग आज्ञार्थक रूप में। अब आता है क्रिया के भेद। क्रियाओं के वर्गीकरण के दो आधार माने जाते हैं, यानी कि दो आधार पर क्रिया के भेद किया करते कट तो बच्चों, जो क्रिया के जो हम भेद करते हैं उसके वर्गीकरण के दो आधार होते हैं। एक तो हम कर्म के आधार पर क्रिया के भेद करते हैं, दूसरा संरचना तथा प्रयोग के आधार पर क्रिया भेद किए जाते हैं। तो चलिए इन दोनों के बारे में जानेंगे एक एक कर। कर्म के आधार पर क्रिया भेद। तो दो प्रकार की क्रिया होती है, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया।
सबसे पहले हम जानते हैं अकर्मक क्रिया क्या होती है। अकर्मक से अभिप्राय बिना कर्म का, जिस क्रिया को कर्म की आवश्यकता नहीं होती उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे बिल्ली बैठी है, बच्चा सोता है, मतलब कर्म के बिना क्रिया। इसमें क्रिया का जो प्रभाव है सीधा कर्ता के ऊपर पड़ता है और कर्म नहीं दिया होता, बस कर्ता और क्रिया दी होती है। ठीक है, अपने आप में ये पूर्ण अर्थ प्रदान करती हैं। जैसे हमने पढ़ा बिल्ली बैठी है, बच्चा सोता है, तो हम देख रहे हैं इसमें बिल्ली क्या है, कर्ता, बैठी है क्रिया, ऐसी बच्चा कर्ता और सोता है क्रिया। तो यहाँ पर कर्म नहीं आया है, इसलिए अकर्मक क्रियाएं हैं। उपयुक्त वाक्यों की क्रियाओं को कर्म की आवश्यकता नहीं है। अकर्मक क्रियाओं के व्यापार और फल देखिए, शीला हंसती है, हाथी बैठा है, कुत्ता भौंक रहा है। पहचान, यदि क्रिया से पहले क्या तथा किसको लगाकर प्रश्न करने पर उत्तर ना मिले तो वह क्रिया अकर्मक मानी जाती है। जैसे पक्षी उड़ रहे हैं, अगर हम क्रिया से पहले क्या या किसको लगाकर प्रश्न करते हैं, उत्तर नहीं आता तो अकर्मक क्रिया है। जैसे क्या उड़ रहे हैं, किसे उड़ रहे हैं, इन प्रश्नों का यहाँ कोई उत्तर नहीं मिलता, अतः क्रिया अकर्मक है। फिर आती है सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया यानी कि कर्म के साथ क्रिया। इस क्रियाओं में कर्म होता है और क्रिया का प्रभाव या फिर हम कह सकते हैं व्यापार का फल सीधा कर्म पर पड़ता है। जैसे माली फूल तोड़ता है, मैं पत्र लिखता हूं। तो उपयुक्त वाक्यों में जो क्रियाएं आई हैं वो है तोड़ता और लिखता। तोड़ने का प्रभाव किस पर पड़ रहा है, फल किस पर पड़ रहा है, फूल पर। और लिखने का प्रभाव किस पर पड़ रहा है, पत्र पर। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर कर्म दिया हुआ है तो कर्म पर प्रभाव पड़ रहा है, इसलिए ये सकर्मक क्रियाएं हैं। इसमें कर्ता तो होता है लेकिन ज्यादा प्रभाव कर्म पर पड़ता है। पहचान, यदि क्रिया से पहले क्या, किसे या किसको लगाकर प्रश्न करने पर उत्तर मिले तो क्रिया सकर्मक होती है। फिर वही करेंगे हम, क्रिया से पहले क्या, किसे, किसको लगाएंगे और उत्तर आ जाएगा तो सकर्मक है। जैसे मोहन पत्र लिखता है, क्या लिखता है, पत्र, सकर्मक क्रिया है, लिखता है। किसान बैलों को गांव ले जाता है, क्या ले जाता है, बैलों को, सकर्मक क्रिया है, ले जाता है। सकर्मक क्रिया दो प्रकार की होती है, ये भी दो प्रकार की, एक कर्मक और द्विकर्मक। इनके बारे में जानते हैं। एक कर्मक क्रिया क्या है, जिन सकर्मक क्रियाओं में केवल एक कर्म होता है, वो एक कर्म है। जैसे एक कर्मक है, जैसे माली फूल तोड़ रहा है, मोहन पुस्तक पढ़ रहा है, दोनों में एक ही कर्म है, फूल और पुस्तक, तो एक कर्मक हो गई। द्विकर्मक क्रिया में क्या होता है, जिन सकर्मक क्रियाओं में दो कर्म होते हैं वो द्विकर्मक होती है। जैसे उदाहरण है, रमेश ने रवि को रुपए दिए, राजा ने मंत्री को पुरस्कार दिया। तो यहाँ देना क्रिया के दो कर्म है, रवि और रुपए, और दूसरे में देने क्रिया के दो कर्म है, मंत्री और पुरस्कार, दो दो कर्म है, तो वो द्विकर्मक है। द्विकर्मक क्रिया का एक कर्म मुख्य है तथा दूसरा गौण होता है। मुख्य क्रम प्राय अप्राणीवाचक तथा गौड़ क्रम कट तथा गौड़ कर्म प्राणीवाचक होता है। अप्राणीवाचक यानी कि जिसमें जान नहीं होती, प्राणीवाचक जिसमें जान होते। जैसे यहाँ पर हमने देखा रवि, रमेश ने रवि को रुपए दिए, तो यहाँ पर मुख्य कर्म है रवि जो कि प्राणीवाचक है, जान है, और रुपए क्या है, अप्राणीवाचक। ऐसे ही मंत्री और पुरस्कार में क्या है, मंत्री प्राणीवाचक और पुरस्कार अप्राणीवाचक है। कुछ क्रियाएं अकर्मक व सकर्मक दोनों होती हैं और प्रसंग तथा अर्थ के अनुसार इसके भेद का निर्णय किया जाता है। सकर्मक भी है और अकर्मक भी है, लेकिन हम इनका क्या करते हैं, प्रसंग जैसे जैसे इनका प्रयोग होता है उस आधार पर इनका निर्धारण होता है। जैसे अकर्मक और सकर्मक क्रिया यहाँ दिखाइए। बूंद बूंद से घड़ा भरता है, वह घड़ा भर रहा है, तो बूंद बूंद से घड़ा भरता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो ये तो अकर्मक में तो बूंद बूंद से घड़ा भरता है और वह घड़ा भर रहा है, तो यहाँ पर कर्म है घड़ा। वह सोता है, अकर्मक, वह गहरी नींद में सोता है, कर्म हो गया गहरी नींद। वह जोर से हंसा, वह जोर की हंसी हंसा, तो यहाँ पर कर्म है जोर की हंसी। तो इस प्रकार से प्रसंग के हिसाब से ही कई बार हमें क्रिया का निर्धारण करना पड़ता है। संरचना तथा प्रयोग के आधार पर क्रिया भेद। सामान्य क्रिया, संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया और तात्कालिक क्रिया, इसके 6 भेद हैं। सबसे पहले सामान्य क्रिया। वाक्य में जहां केवल एक क्रिया प्रयोग हो वह सामान्य क्रिया कहलाती है। केवल एक क्रिया होती है, जैसे वह आया, विनोद गया, तुम पत्र लिखो। इन वाक्यों में आया, गया, लिखो एक एक क्रिया का प्रयोग हुआ है, अतः ये सामान्य क्रियाएं हैं। संयुक्त क्रिया, जहां दो या दो से अधिक धातुओं से बनी क्रियाओं का साथ साथ प्रयोग हो वह संयुक्त क्रियाएं कहलाती हैं। कट, वह संयुक्त क्रिया कहलाती है, मतलब दो या दो से ज्यादा क्रियाएं जहां पर आए और अलग अलग धातु की क्रियाएं हों। जैसे
शिकारी ने हिरण को मार डाला, मैंने खाना खा लिया था। इन वाक्यों में एक से अधिक क्रियाओं का एक साथ प्रयोग हुआ है। मार जमा डाला, खा जमा लिया जमा था, ये सभी संयुक्त क्रियाओं के उदाहरण हैं। संयुक्त क्रियाओं में पहली क्रिया मूल क्रिया होती है जो मुख्य अर्थ देती है। जब कोई क्रिया मुख्य क्रिया से जुड़ती है तो वह अपना अर्थ खोकर मुख्य क्रिया के अर्थ में विशेषता या नवीनता लाती है। ऐसी क्रियाओं को रंजक क्रिया कहते हैं। तो जो पहले आएगी, जिसका जो मुख्य अर्थ दे रही होगी, ठीक है, और बाकी उसके साथ जो क्रियाएं आएंगी वो रंजक क्रिया कहलाएंगी, क्योंकि वो उसके अर्थ में विशेषता ला रही है, उस क्रिया को पूर्णता प्रदान कर रही है। जैसे यहाँ पर रंजक क्रिया और यहाँ पर वाक्य है। सकना, क्या तुम मुझे अपनी पुस्तक दे सकोगे? तो दे मुख्य क्रिया और सकोगे रंजक क्रिया। उठाना, सांप को देखते ही वह चिल्ला उठा, चिल्ला मुख्य क्रिया और उठा रंजक क्रिया। लगना, वह भोजन खाने लगा, खाना मुख्य क्रिया और लगा रंजक क्रिया। नाम धातु क्रिया, अगली है नाम धातु क्रिया। मूल धातु को छोड़कर अन्य शब्दों, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि में प्रत्यय लगाकर बनने वाली क्रिया नाम धातु क्रिया कहलाती है। तो ये क्रियाएं धातु से नहीं बनती बल्कि संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण से बनाई जाती हैं, उनमें प्रत्यय लगाकर। जैसे बना हाथ से हथियाना, बात से बतियाना, शर्म से शर्माना आदि। फिर आती है प्रेरणार्थक क्रिया। जिस क्रिया पद से पता चले कि जो कर्ता यानी कि काम को करने वाला खुद काम ना करके दूसरे को कार्य करने की प्रेरणा दे रहा है, दूसरों से कार्य करवा रहा है, तो वो प्रेरणार्थक क्रिया है। जैसे उदाहरण है, अध्यापक ने छात्र से पत्र लिखवाया। इस वाक्य में लिखवाया प्रेरणार्थक क्रिया है। फिर आती है पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया मुख्य क्रिया से पहले आने वाली क्रिया पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है, जो मुख्य क्रिया से पहले आए। जैसे बच्चा दूध पीकर सो गया, रमेश क्रिकेट खेलकर घर आ गया। उपयुक्त क्रिया में सो गया क्रिया से पूर्व पीकर क्रिया का प्रयोग हुआ है। इसी प्रकार दूसरे वाक्य में आ गया क्रिया से पूर्व खेलकर क्रिया का प्रयोग हुआ है, अतः पीकर तथा खेलकर पूर्वकालिक क्रियाएं हैं। पूर्वकालिक क्रिया बनाने के लिए मूल धातु के साथ कर अथवा करके जोड़ा जाता है। कर जुड़ेगा या फिर करके जुड़ेगा। तात्कालिक क्रिया, जब पहली क्रिया के तुरंत बाद मुख्य क्रिया होती है तो पहली क्रिया को तात्कालिक क्रिया कहते हैं। जैसे वह विद्यालय से आते ही सो गया, यहाँ आते ही तात्कालिक क्रिया है। यह क्रिया धातु में ते प्रत्यय तथा ही जोड़कर बनाई जाती है। ते प्रत्यय लगेगा और ही जुड़ेगा। वह खाना खाते ही सो गया, वह पढ़ते ही सो गया, ऐसे वाले, ठीक है। अब आता है क्रिया के रूपांतरण। संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण की भांति क्रिया भी विकारी शब्द है। इनमें निम्न कारणों से परिवर्तन होता है। तो जैसे हमारे संज्ञा और सर्वनाम विशेषण में परिवर्तन होते हैं, ऐसे ही क्रिया में भी परिवर्तन होता है, विकार आता है, और निम्न कारणों से होता है। लिंग के कारण, वचन के कारण, पुरुष के कारण, काल के कारण और वाच्य के कारण। अब आता है क्रिया के लिंग। वाक्य में कर्ता के लिंग के अनुसार क्रिया का प्रयोग होता है। कर्ता पुल्लिंग है तो क्रिया पुल्लिंग होगी, तथा कर्ता के स्त्रीलिंग होने पर क्रिया स्त्रीलिंग रूप प्रयुक्त होता है। मतलब क्रिया कर्ता के अनुसार चलती है, जैसा कर्ता होगा वैसा ही, जैसे कर्ता का लिंग होगा वैसे ही क्रिया का भी लिंग होगा। जैसे विवेक गाता है, मीरा गाती है, तो विवेक पुल्लिंग है तो गाता क्रिया ये पुल्लिंग में, मीरा स्त्रीलिंग है तो क्रिया भी आई है स्त्रीलिंग में। चाचा जी पत्र लिखते हैं, चाची जी पत्र लिखती हैं। यहाँ गाता, गाती तथा लिखते, लिखती क्रिया का रूपांतर लिंग के कारण हुआ है। क्रिया के वचन। संज्ञा की भांति क्रिया के भी दो वचन होते, एक वचन, बहुवचन। क्रिया का वचन कर्ता के अनुसार प्रयोग किया जाता है, वचन के अनुसार बदलती है क्रिया। जैसे एक वचन और बहुवचन यहाँ पर दिया है। लड़का हंसता है, लड़के हंसते हैं। रवि खेलता है, मीरा और रवि खेलते हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जैसा करता है उसके हिसाब से ही वचन का प्रयोग हुआ है क्रिया में। लड़का एक वचन है तो क्रिया भी एक वचन में है, लड़का बहुवचन हो गया तो क्रिया भी बहुवचन में हो गया। अब आता है पुरुष। पुरुष का संबंध सर्वनाम से है, पुरुष भेद के कारण भी क्रिया के रूपों में परिवर्तन हो जाता है। तो पुरुष किस में होते हैं, सर्वनाम में आते हैं। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष, तो इसके आधार पर भी क्रिया के रूप में बदलते हैं। तो यहाँ पर उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष में तीनों में दिखाया है। जैसे मैं जाता हूं, तू जाता है, वह जाता है। हम सोते हैं, तुम सोते हो, वे सोते हैं।
ठीक है, इस प्रकार से क्रिया का परिवर्तन होता है। क्रिया के प्रयोग, वाक्य में क्रिया के पुरुष, लिंग और वचन कभी तो कर्ता के अनुसार होते हैं, कभी कर्म के अनुसार होते हैं और कभी इन दोनों में से किसी के अनुसार नहीं होते। इस आधार पर क्रिया का 3 प्रकार से प्रयोग होता है। मतलब कई बार तो क्रिया कर्ता के हिसाब से चलती है, कई बार कर्म के हिसाब से और कई बार इन दोनों में से किसी के हिसाब से नहीं, भाव के अनुसार चलती है। तो यहाँ पर देखते हैं, उसी आधार पर दिया है। पहले कर्तरी प्रयोग, यहाँ पर ये स्पेलिंग गलत है, कर्ता के अनुसार जब क्रिया चलती है तो इसको कर्तरी कर्तरी आएगा। यहाँ पर देखते हैं एक बार, ये गलत है, ऐसे। जब वाक्य में क्रिया के लिंग, वचन और पुरुष कर्ता के लिंग, वचन और पुरुष के अनुसार होते हैं तब कर्तरी प्रयोग होता है। जैसे बच्चा फूल तोड़ता है, मतलब क्रिया कर्ता के लिंग और वचन और पुरुष के अनुसार चलती है। उसके बाद आता है कर्मणी प्रयोग, ये भी कर्म प्रयोग हम लिख सकते हैं। जब वाक्य की क्रिया के लिंग, वचन और पुरुष कर्म के लिंग, वचन और पुरुष के अनुसार होते हैं, यानी कि क्रिया कर्म के अनुसार चलती है। जैसा कर्म का लिंग, वचन और पुरुष है वैसा ही क्रिया का होता है। जैसे श्वेता ने गीत गाया, तो यहाँ पर गीत कर्म है और उसी के हिसाब से क्रिया आई है। अब है भावे प्रयोग, या हम कह सकते हैं भाव के अनुसार प्रयोग। जब क्रिया के पुरुष, लिंग और वचन कर्ता या कर्म के अनुसार नहीं होते, क्रिया सदैव अन्य पुरुष, पुल्लिंग, एक वचन में होती है, तब क्रिया के इस प्रयोग को भाव्य प्रयोग कहते हैं। मतलब ना तो क्रिया कर्ता के हिसाब से, ना ही कर्म के हिसाब से, बल्कि भाव के अनुसार होती है, अन्य पुरुष के हिसाब से चलती है। अन्य पुरुष पुल्लिंग एक वचन में रहती है, यहाँ पे क्रिया हमेशा अन्य पुरुष रहेगा, पुल्लिंग होगा और एक वचन रहेगा। जैसे मुझसे चला नहीं जाता, मीरा से गाया जाता है, तो ठीक है, ये है हमारा भावे प्रयोग। अब आता है अभ्यास कार्य। हमने क्रिया पाठ को बहुत अच्छे से समझकर पढ़ा है, अब हम करेंगे अभ्यास कार्य। बच्चों यहाँ पर अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दिए गए हैं, इनका उत्तर आप स्वयं देने का प्रयास करेंगे और कार्य अपनी अभ्यास पुस्तिका में करेंगे। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, कोष्टक से सही क्रिया शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए। तो चलिए भर लेते हैं। आए, घटा या घटी, आए घटी, गलती हुआ या हुई, हुई, चाय पिया या पी, पी, खोज हुई या फिर हुआ, हुई, मार पड़ा या पड़ी, पड़ी, लालच हुआ या हुई, लालच हुआ। निम्नलिखित वाक्यों में प्रेरणार्थक क्रियाओं के उचित रूप भरिए। पिता ने पुत्र से संदेश भेजना है, तो क्या हो जाएगा, भिजवाया। कट अगला है, हम हलवाई से लड्डू रिक्त स्थान है, तो यहाँ पर बनाना है, तो क्या हो जाएगा, बनवाते, बनवाते हैं। लता ने गोपाल से पत्र पढ़ना है, तो पढ़वाया, पढ़वाया। मैंने पेड़ काटना है, तो मैंने पेड़ कटवा, कटवा दिया है। तो बच्चों, हमने पाठ को बहुत अच्छे से समझकर पढ़ा और अभ्यास कार्य किया। इसके अतिरिक्त जो भी कार्य है वो आप स्वयं करेंगे सुंदर अक्षरों में अपनी अभ्यास पुस्तिका में। बच्चों, आज हमने पाठ के माध्यम से क्रिया के विषय में जाना। आशा करती हूँ यह पाठ आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। पाठ को फिर से जरूर पढ़ेंगे। मिलते हैं अगली कक्षा में नए पाठ के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। धन्यवाद।